हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन दिस चैनल। और आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो लास्ट चैप्टर है हमारे बायोलॉजी का। ठीक है, हेरिडिटी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वर्ड है हेरिडिटी, चैप्टर का जो नाम है उसे हम देखते हैं। हेरिडिटी है क्या? ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। ठीक है, जो आपके पापा मम्मी से जो आपको ट्रेड्स मिले हैं, उनके कैरेक्टर्स मिले हैं, जो लोग कहते हैं कि आप उनकी तरह दिखते हो, उनकी तरह आपके बाल हैं, उनकी तरह आपके गाल हैं, उनकी तरह आपके मतलब कुछ ना कुछ ट्रेड्स आपके उनके साथ बहुत ज्यादा कॉमन होंगे, वो इसी को हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो आपको मिले हैं आपके पेरेंट्स के थ्रू, और ये किससे होता है? ये ट्रांसफर जीन्स के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। व्हाट इज जीन्स? जीन्स इज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट कौन है? जीन। जीन को मैंने अच्छे से समझाया था चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7, रिप्रोडक्शन, है ना, हाउ टू रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैं यहाँ पे फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज जीन। ठीक है, ढंग से समझना, देखना। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होती है एक सेल से। दिस इज अ सेल, है ना, दिस इज मोर स्पेसिफिकली एनिमल सेल। अब देखो, एनिमल सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। दिस इज अ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम इज अ कॉन्ट्रैक्टेड वेरी मच, मतलब बहुत ज्यादा ही टाइट फॉर्म है डीएनए का। ठीक है, देखो समझाता हूँ। This is a DNA. This is a DNA. This wire I'm having right now. This is a DNA. अगर मैं डीएनए को ऐसे 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 फोल्ड कर दूं, ठीक है, ये मैंने डीएनए को ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया। सो दिस कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर, है ना, दिस हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, दिस विल नोन एज क्रोमोसोम। तो ये है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम को ही अगर मैं ओपन कर दूं तो इसे ही डीएनए कहा गया है। दिस इज अ डीएनए। डीएनए के एक सेगमेंट, अगर मैं सिर्फ एक सेगमेंट की बात करूं, कोई भी एक सेगमेंट, मैंने एक रैंडम सेगमेंट ले लिया, ये पूरे वायर में से एक पोर्शन ले लिया, इस पोर्शन को मैं क्या कहूंगा? जीन कहूंगा। गॉट इट? समझ में आया? क्रोमोसोम, डीएनए, जीन क्या है ना, समझ में आया? आई होप क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, आपको ये तीनों चीजें क्लियर होंगी। ओके, सो सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ओके, वेरिएशंस की बात करते हैं। ठीक है, हेरिडिटी, वेरिएशंस, डिफरेंस इन वेरिएशंस को हमने काफी ब्रीफली डिस्कस किया है लास्ट चैप्टर में, 7 चैप्टर में। ठीक है, कि वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, ये वो, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग इंडिविजुअल विद इन द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज में मतलब कोई भी जो चेंज, जो सेम स्पीशीज में कोई भी एक चेंज, उसे वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो उसे वेरिएशन कहा जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो वेरिएशन के बारे में, पहले तो दो दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, आपको पता है, सेक्सुअली एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है, ए सेक्सुअल में वेरिएशन बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, अगर होते हैं तो, क्योंकि वेरिएशन जनरली होते ही नहीं है सेक्सुअल में, बट अगर होते हैं तो बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं। पर सेक्सुअल में लार्ज वेरिएशन मिलते हैं हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ए सेक्सुअल के अंदर स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग, ठीक है, और अकर ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम की क्रॉसिंग ओवर्स होते हैं, और इसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब कहोगे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? दिस इज अ क्रोमोसोम एंड दिस इज अ क्रोमोसोम, ये दोनों पास में आए, क्या हुआ इनके साथ? क्रॉसिंग ओवर। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये ब्लू वाला थोड़ा सा पोर्शन इसमें चला गया, अब ब्लू वाला जो पोर्शन है, ब्लू में रेड वाला पोर्शन यहाँ चला गया, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, और इसके कारण ही वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस कहते हैं, यानी वेरिएशन का फायदा क्या है, मैंने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, इस चैप्टर में वापस डिस्कस कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं तो सर्वाइवल के चांसेस वेरिएशन बढ़ा देता है, क्योंकि जो भी न्यू एनवायरनमेंट में ढलने के लिए जो भी सर्वाइवल स्किल्स चाहिए, वो सारे वेरिएशन आपको प्रोवाइड करके दे देता है। ठीक है, डिफरेंट एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल्स, और हर डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस हर इंडिविजुअल को मिलता है वेरिएशन की वजह से। एग्जाम्पल देखो, थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया जो है,
थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया का मतलब पहले क्या है? थर्मोस्टेटिक बैक्टीरिया का मतलब है वैसे बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया जो बहुत ही हाई टेम्परेचर्स में रहते हैं, ठीक है? तो वो सर्वाइव कर जाएंगे किसी भी हीट वेव में, ठीक है? तो ये एक फायदा हुआ इंडिविजुअल लेवल पे वेरिएशन का, ठीक है? देखो यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है कि क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सेडिंग। देखो यहाँ पे वेरिएशन को समझाया हुआ है। देखो पहले यहाँ पे ये एक नॉर्मल ब्लू कलर का था, यहाँ पे पहले रेड हो गया, एक वेरिएशन आया, और इसमें भी एक वेरिएशन आया जब इसने चाइल्ड किया, तो यहाँ पे एक वेरिएशन आ गया, इधर एक वेरिएशन आ गया, दिख रहा है ना आपको वेरिएशन। फिर इन लोगों ने चाइल्ड किया तो यहाँ पे एक वेरिएशन आ गया, इसमें यहाँ पे एक वेरिएशन आ गया, इसने चाइल्ड किया तो ये तो सेम रहा ही, ये तो वेरिएशन गया ही, पर इसमें देखो यहाँ बीच में ही वेरिएशन आ गया, और कितनी बार सेम, मतलब कुछ ना भी हो ये भी, ठीक है, बट कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही रहा है, ठीक है। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ वेरिएशन, है ना। यहाँ पे एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स की मैं बात करता हूँ। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स यानी जो डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल आफ्टर बर्थ, ठीक है, ये नॉन ट्रांसमिटेबल, मतलब जो आपको पैदा होते ही जो ट्रेड्स आपको मम्मी पापा से मिले होते हैं उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपको बर्थ के दौरान ही प्रेजेंट होते हैं और ये ट्रांसमिटेबल होते हैं, यानी आपको मम्मी पापा से मिले और आप भी अपने बच्चों में ये ट्रेड इनहेरिट करोगे। और एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल अपने बर्थ के बाद अपने अंदर एक्वायर करता है, और वो, ठीक है, और ये नॉन ट्रांसमिटेबल होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ वेरिएशन के एग्जांपल बता रखा है कि जैसे ये जो मतलब ये जो फ्री ईयर लोब है, यहाँ पे जो ईयर लोब ये जॉइंट नहीं है, ठीक है, इसके साथ, तो जो फ्री ईयर लोब है वो एक वेरिएशन है ह्यूमंस के ईयर्स के अंदर, ठीक है, और जनरली वो अटैच्ड ही रहता है। फ्री एंड अटैच ईयर लोब्स आर टू वेरिएशन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ओके। यहाँ अब हम चैप्टर के कोर में घुस रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का कोर है ग्रिगोर जोहान मेंडल, शॉर्ट में ही हम मेंडल कहेंगे, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, है ना। 1822 से 1884 तक ये जिंदा रहे। मेंडल वॉज एजुकेटेड इन अ मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री में इन्होंने पढ़ाई की, और फिर ये साइंस पढ़ने और मैथमेटिक्स पढ़ने यूनिवर्सिटी ऑफ वीना चले गए। फेलियर इन एग्जामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस हिज ज़ील फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट। ये एग्जाम्स में फेल हुए, ठीक है, तब भी इनकी जो साइंटिफिक क्वेस्ट थी, जो जानने की इच्छा थी, वो कभी खत्म नहीं हुई, ठीक है। ही वेंट बैक टू हिज मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस। ये अपने मोनेस्ट्री वापस गए और वहां पे इन्होंने मटर उगाना स्टार्ट की, मटर मटर की खेती स्टार्ट की। मैनी अदर्स had studied the inheritance of traits in peas and other organisms earlier, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation. This helped him to arrive the laws of inheritance. इन्होंने laws of inheritance दिया। पहले बात तो ये है कौन, इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं? ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, हेरिडिटी, दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स एक बहुत बड़ी बुक है, जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा समुद्र है। और जो हेरिडिटी आप जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो, दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट, है ना, दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट। तो जेनेटिक्स के फादर मेंडल जी, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने मटर के दाने उगाना स्टार्ट किए, और इन्होंने क्या किया ना कि जो साइंस था, जो इन्होंने साइंस को और मैथ्स को ज्वाइन किया, ठीक है, और तब जाके इन्हें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिट होती कैसे हैं चीजें, वो उनके लॉज इन्होंने बनाए। इन्होंने भी कुछ इनहेरिटेंस के लॉज दिए, ठीक है। मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस। मैंने बताया इन्होंने मटर उगाना स्टार्ट किए थे, और इन्होंने उसके सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। इन्होंने मटर ही क्यों चूज किया वो देखते हैं। मटर इन्होंने क्यों चूज किया? क्योंकि पहले तो मटर बहुत जल्दी उग जाते हैं, 2 से 3 महीने में उग जाते हैं, है ना, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है उनकी, ठीक है, तो तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। मटर के दाने बड़े होते हैं, जिससे हमें दिखते हैं कि पता चलेगा कि वो क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, और मटर में है ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। जैसे अगर लेंथ ऑफ प्लांट की मैं बात करूं तो एक बहुत लंबा मटर का प्लांट मिल जाएगा, एक बहुत छोटा बौना मटर का प्लांट मिल जाएगा। किसी का फ्लावर वायलेट होगा तो किसी का व्हाइट मिल जाएगा, किसी में राउंड मिलेगा शीड का शेप, तो किसी में रिंकल्ड शीड सीड मिलेगा। किसी का सीड का शेप येलो कलर येलो होगा तो किसी का ग्रीन होगा। सो ये जो कॉन्ट्रास्ट की वजह से, जिससे हमें इजीली कैरेक्टर्स डिफाइन हो पाए, हमें पता चल पाए, इन सारे रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं मेंडल ने पीस के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया, मटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो अब जो फोर्थ पॉइंट था, क्यों उन्होंने मटर ही चूज किया, क्योंकि सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों
हो सकते थे। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन मैंने आपको लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन में, यानी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में मैंने पढ़ाया है प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि अगर एक प्लांट खुद एक फ्लावर खुद के साथ ही पॉलिनेशन कर रहा है तो वो सेल्फ होगा, और अगर किसी और फ्लावर के साथ पॉलिनेशन कर रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है। ठीक है, आपको मैं लास्ट चैप्टर में बताया था, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही हो सकता है, फ्लावर में। ठीक है, जो नहीं है यूनिसेक्सुअल, में फ्लावर बोल रहा हूँ, यूनिसेक्सुअल प्लांट नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, ठीक है। तो मेंडल जी ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्हें हम उनके एक्सपेरिमेंट्स को अब हम पढ़ेंगे, उससे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, और उसे उन्हें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मिलेगा और हमें भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मिलेगा। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉर्फ प्लांट लिया। ठीक है, एक लंबा प्लांट लिया टी का, और एक डॉर्फ प्लांट यानी बोना प्लांट लिया टी का। जब इन्होंने इन दोनों का क्रॉस करवाया, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो उन्हें एक टॉल प्लांट मिला। ठीक है, ऐसे सेम एक और प्लांट, दो टॉल, एक टॉल एक डॉर्फ को लिया और उसको भी हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो उन्हें उधर भी एक टॉल प्लांट मिला। अब इन दोनों टॉल प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो उन्हें तीन तो टॉल प्लांट मिले, पर एक डॉर्फ मिला, एक बोना मिला। इस चीज से मेंडल के दिमाग में आइडिया आया, मेंडल का दिमाग चमका। क्या आपका उस कुछ दिमाग चल रहा है इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद? नहीं, नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा, क्योंकि आप मेंडल नहीं। ठीक है, तो देखो हुआ क्या। तो मेंडल ने कहा कि इनके अंदर कुछ तो ऐसा है, तो मेंडल ने ऐसे टी टी लिख दिया। ठीक है, इन्हें हम अलील कहते हैं, अलील, है ना, इसे हम अलील कहते हैं, एक सिंगल को अलील कहते हैं। तो अब ये टी टी है, तो मेंडल ने कहा कि कोई एक ट्रेट तो ट्रांसफर हो रहा है। तो सपोज करते हैं कि ये प्योर ब्रीड है, तो ये टी, इसके पास तो टी ही था, सिर्फ कैपिटल टी ही देने के लिए था, तो इसने कैपिटल टी दे दिया, और इसके पास सिर्फ स्मॉल टी था, तो इसने स्मॉल टी दे दिया। मैं बता दूं पहले तो कि अगर मैं उनको टॉल है या डॉफ है ये बात कर रहा हूँ, तो मैं उनके फिनोटाइप की बात कर रहा हूँ, यानी फिजिकल ट्रेट की बात कर रहा हूँ। पी फॉर फिनोटाइप और पी फॉर फिजिकल ट्रेट, यानी वो कैसे दिख रहे हैं, उन फिजिकली अपीयरेंस है। अगर मैं जीनोटाइप की बात करूँ, यानी जीन्स की बात करूँ, ठीक है, तो वहां पे मैं जीनोटाइप कहूंगा। तो उनके जीन्स, ठीक है, तो यहाँ पे इसने टी दिया, इसने टी दिया, ये दोनों टी मिलके टॉल बना। ठीक है, एक बड़ा टी और एक छोटा टी मिलके टॉल बना। इससे पहला लॉ मिला कि कुछ तो है जो, मतलब डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस मिला। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, कि पहला उन्होंने लॉ दिया कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। उन्होंने इस चीज को फैक्टर बोला। ठीक है, ये जो है ना फैक्टर, कि कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये फैक्टर्स जो है ये पैर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, देखो ये फैक्टर जो दिख रहे हैं ये जोड़े में है ना, इसको फैक्टर बोला उन्होंने। ठीक है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन नंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स एंड अदर रिसेसिव। ठीक है, और अगर एक डिसिमिलर नंबर ऑफ फैक्टर आएगा, मतलब अगर दोनों अलील अलग अलग हैं, तो एक फैक्टर डोमिनेट करेगा और एक दबेगा। ठीक है, एक रेसेसिव होगा, एक सबमिसिव होगा। तो मतलब जो टॉल वाला था वो डोमिनेट है, तो इसलिए टी टी यानी डिसिमिलर पेयर। ठीक है, तो इसमें डोमिनेंट कौन है, टी, यानी टॉल वाला डोमिनेंट है। ओके, दिस इज एक और चीज यहाँ पे देख लो कि दिस इज अ हेट्रोजाइगस, है ना, दिस इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस यानी अगर दोनों अलील अलग अलग होंगे, ये टी कैपिटल है ये स्मॉल है, तो दिस इज हेट्रोजाइगस। अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये थे होमोजाइगस, है ना, इनमें दोनों, होमो का मतलब क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, और हेट्रो का मतलब है दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो इससे इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया, और लॉ ऑफ डोमिनेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो कि अब उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग करवाई थी, याद है ना, कि मतलब इसको सेम अपने जैसे से ही वापस से हाइब्रिडाइज करवाया। ठीक है, अपने वाले के साथ ही रिप्रोड्यूस करवाया। अब मेंडल को क्या मिला, मेंडल को तीन टॉल मिले और एक डॉफ मिला था, याद है। इससे मेंडल जी ने हमें दिया दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। इसमें क्या बोला कि अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एज बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन एक्टिव जनरेशन। यानी अलील्स ब्लेंड नहीं हो रहे, जो एलील्स हैं, दिस 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 एक सिंगल, जैसे ये टी अकेला, ये एक अलील है, ये एक अलील है। ठीक है, तो अलील ब्लेंड नहीं हो रहे, यानी ये मिक्स नहीं हो रहे।
अगर ये ब्लेंड हो जाते तो क्या होता समझो, अगर ये यहाँ पे ब्लेंड हो जाती टॉल एक डॉफ, और ये टी टी मान लो ब्लेंड हो जाता, ठीक है, तो ये क्या एक टॉल प्लांट निकलता? नहीं। ये अगर मान लो कि ये 6 फीट होता, ये 3 फीट होता, तो कहीं जो ये जो प्लांट आता ना, ये 5 फीट का आता, ये 4 फीट का आता, यानी ये कुछ बीच का रिजल्ट आता। बट यहाँ पे ये बीच का रिजल्ट नहीं आया, ये टॉल ही हुआ। समझ रहे हो? तो अलील कभी ब्लेंड नहीं होते। इससे इन्होंने जो सेकंड इनहेरिटेंस का लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इससे ये पता चला, सेकंड इससे पता चला F2 जनरेशन। देखो ये जो जनरेशन आई ये F1 जनरेशन थी, है ना, और ये जो जनरेशन है ये F2 जनरेशन है। याद रखना, याद रखना। देखो देखो, लिखना लिखना रह गया है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। दिस इज F1 जनरेशन, दिस इज F2 जनरेशन, है ना। तो इससे मेंडल जी को दूसरा लॉ मिला, है ना। इससे मेंडल जी को दूसरा लॉ मिला कि ये यहाँ पे मिल नहीं रहा है। अगर ये मिल गए होते ना, तो ये वापस से 3 टॉल और एक पूरा का पूरा बोना प्लांट वापस से नहीं मिलता F2 जनरेशन में। पर अगर ये मिल रहा है, इसका मतलब ये ब्लेंड नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं लॉ ये सेग्रीगेटेड ही रहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी समझ में आया, ठीक है। 3 और 1 ड्रॉप। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये देखो सेल्फिंग की गई थी ना इनकी। सेल्फिंग का क्या मतलब है? सेल्फिंग यानी खुद के साथ ही रिप्रोड्यूस करवाया गया था, यानी खुद के जैसों के साथ ही रिप्रोड्यूस करवाया गया था, इनको हाइब्रिडाइज करवाया गया था। तो जब सेल्फिंग हुई तो हुआ क्या? देखो 4 रिजल्ट निकले। अच्छा, ये है पनेट स्क्वायर। इधर देखो, दिस इज अ पनेट स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो हम एक पनेट स्क्वायर के थ्रू निकालेंगे। जैसे इसका जो भी जीनोटाइप है वो यहाँ लिख दो, और इसका जो जीनोटाइप है उसको यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आया, 2 टी यानी एक प्योर टॉल आएगा, ठीक है। फिर एक आया ये होम हाइड्रोजाइगस टॉल, है ना। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजाइगस टॉल आए, एक ये और एक ये, और तीसरा जो चौथा आया वो एक डॉफ प्लांट आया, टीटी, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, सारी चीजें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, वो भी आपको समझ में आया। तो फिनोटिपिक रेशियो जो था F2 जनरेशन में 3:1 था, यानी 3 लंबे एक बौना, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो यानी जीन्स कितने टाइप के निकले, तो 3 टाइप के जीन निकले ना, एक प्योर ब्रीड, एक मिक्स ब्रीड, और एक वापस से एक रिसेसिव प्योर ब्रीड, है ना। तो टीटी टीटी और एक स्मॉल टीटी 1:1, ये इस रेशियो में आए, ठीक है। इसी चीज को आपकी बुक में ये डायग्राम से समझाया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने सेम वही वाला है जो मैंने समझाया। यहाँ पे एक टॉल था, एक प्योर टॉल प्लांट लिया, एक प्योर डॉफ प्लांट लिया। उनको पहले तो F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन में सारे टॉल आए, ठीक है, जो कि हेट्रोजाइगस टॉल थे, है ना, हेट्रोजाइगस थे। फिर इनकी सेल्फिंग करवाई गई, इनको खुद के जैसों के साथ ही हाइब्रिडाइज करवाया गया। तो फिर जो F2 जनरेशन था, F2 जनरेशन में ये चारों देख लो, एक टॉल आया प्योर टॉल, दो दो भी, ये 3 तो टॉल आए, बट एक ही प्योर ब्रीड था, बाकी दोनों हेट्रोजाइगस टॉल थे, और जो चौथा था वो एक डॉफ प्लांट आया, ठीक है। इससे मेंडल ने ये 2 लॉस दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में, ओके, तो यहाँ पे देखो ये समझाया हुआ है इसके थ्रू कि F1 जनरेशन में क्या हुआ ना, कि यही आ गया एग्जैक्ट, है ना। ये जो डोमिनेंट था सेम वही का वही ऑफस्प्रिंग आया, बट जो F2 जनरेशन में 3 तो ये पहले वाले जैसे आए, पर चौथा जो था वो वापस से डॉफ प्लांट आ गया। तो जिससे ये पता चला कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वैलिड, एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस किससे पता चला? F1 जनरेशन से। लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे पता चला? सेकंड F2 जनरेशन से। ओके, सेकंड एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था मेंडल ने, वो था डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, यानी एक सिंगल ट्रेड को क्रॉस करवाया। अब यहाँ पे हम 2 ट्रेड्स को क्रॉस करवाने जा रहे हैं, जिससे हमें एक और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मिलने वाला है। ओके, देखो समझो, यहाँ पे हमने लिया एक प्योर राउंड और ग्रीन प्लांट, ग्रीन सीड, है ना। एक सीड लिया जो प्योरली राउंड है और ग्रीन है, प्योर है वो। और एक लिया जो रिंकल्ड है और येलो कलर का है, ठीक है, एक पी वैसा लिया, एक मटर का दाना वैसा लिया। दोनों को हमने वही F1 जनरेशन निकाला, दोनों को क्रॉस किया, तो हमें ये मिला, ठीक है, राउंड और येलो सीड मिला। हुआ क्या? देखो हुआ क्या कि ये RRYY था, ठीक है, स्मॉल वाई।
तो ये एक ही गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है, तो मैंने बताया आपको कि वो हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी ये इसमें से बड़े आर में से एक आर आ जाएगा और छोटे वाई में से एक वाई आ जाएगा। तो इसके पास तो यही गैमीट है, ये गैमीट आ गया है ना। पर इसके पास एक छोटा आर है और एक बड़ा वाई है, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये गैमेट बन गए। ये जब दोनों गैमेट मिल गए तो राउंड और येलो सीड मिला। अब इसकी सेल्फिंग करवाई गई, यानी इसको खुद के जैसों के साथ हाइब्रिडाइज करवाया गया। जब इसको खुद की जनरेशन के साथ हाइब्रिडाइज करवाया गया तो हमें F2 जनरेशन में ये पनेट स्क्वायर ड्रॉ करके हमने सारे रिजल्ट निकाल लिए, है ना। दिस इज पनेट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको फिर से बता देता हूँ कि पनेट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इससे इससे जितने गैमीट बन सकते हैं वो सारे गैमीट लिख लो। एक तो ये बन सकता है, ठीक है। कौन कौन सा बन सकता है मैं बना देता हूँ, देखो। इससे कौन कौन से गैमेट बन सकता है, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, ठीक है। तो पहले तो, और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, पहले तो एक को ऐसे लिख लो, ठीक है। इसको भी मैं सेम करूंगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। एक के साथ कैपिटल वाई जाएगा, एक के साथ स्मॉल वाई जाएगा, वापस से कैपिटल आर, और यहाँ पे वापस से स्मॉल वाई जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल वाई जाएगा। यहाँ पे एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई। देख लो ये चारों गैमेट बनेंगे और ये चारों गैमेट बनेंगे। ये गैमेट्स को, एक को हॉरिजॉन्टल पे एक को वर्टिकल पे रख दो, यानी एक लाइन को इधर रख दो और एक को ऐसे रख दो, ठीक है। और उसके बाद इन्हें मिसमैच कर लो, यानी ये आर, देखो दिखाते हैं, रुको। तो जैसे ये आर वाई तो डबल आर वाई वाई आ गया। फिर ये आर वाई, ठीक है। देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मतलब मैंने गैमीट कैसे निकाला वो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, करके दिखाते हैं। देखो एक न्यू पेज लेते हैं। हम्म, किसके साथ क्रॉस करवा रहे थे हम देखो हम क्रॉस करवा रहे हैं आर आर वाई वाई को आर आर वाई वाई के साथ। अगर मैं इसको क्रॉस करवाता हूँ, पहले तो समझो कि इसके गैमीट पहले निकालो। ये गैमेट देगा आर वाई, ठीक है। एक ही तो गैमेट ही दे सकता है, और कोई गैमेट बन सकता है क्या, देखो आप खुद से। और इसमें देखो, इसमें स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई आ जाएगा। ये गैमेट इससे आया। अगर मैं ये दोनों का क्रॉस करवा दूं तो मुझे जो F1 जनरेशन है, दिस इज गैमीट, ये F1 जनरेशन में मेरे को मिल जाएगा आर आर वाई वाई। इसको मैं सेल्फिंग करवा दूं, यानी इसको खुद के साथ ही वो करवा दूं, क्रॉस करवा दूं। तो अब जो मेरे पास F2 जनरेशन है वो मैं कैसे निकालूंगा, तो F2 जनरेशन के लिए मेरे को पनेट स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। एक सेकंड ड्रॉ कर लेने दो। ये मैं रैंडम ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं गिन के ड्रॉ नहीं कर रहा, अगर नीड होगी तो और ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो इसके गैमीट बताओ। यहाँ पे वापस से मैं लिखता हूँ गैमीट। इसके गैमीट बताओ जल्दी। तो देखो इसके गैमीट कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख लेंगे, आर को दो बार लिख लेंगे, आर 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 आर, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों वाई है ये इंडिविजुअल्स को दे देंगे, एक बड़े आर को दे दिया तो एक छोटे आर को भी दे दो, एक बड़े वाई एक इसको दे दिया तो एक इसको दे दो, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इसके भी वही सेम बन जाएंगे, आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रख दो साइड में, ठीक है। देखो, अरे नहीं सॉरी, देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आर वाई, इसको आर वाई, इसको आर वाई और इसको आर वाई, ठीक है। इस चीजों को मैंने इनको, है ना, इनको यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इनको इस लाइन में लिख दूंगा, ठीक है। देखना कैसे लिखता हूँ, ठीक है। देखो
यहाँ पे आ जाएगा आर वाई, यहाँ पे आ जाएगा आर वाई, यहाँ पे आ जाएगा आर वाई, और यहाँ पे आ जाएगा आर वाई। ये दो लाइन फालतू है, ठीक है, इसको हटा दो, छोड़, इनको हटा देते हैं, अच्छे से हटाते हैं। इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बना देते हैं आर आर वाई वाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आर आर, ये दोनों को मैच करना है ना, और वाई वाई, इसको मैच करो, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर, ठीक है। यहाँ पे डबल आर, डबल वाई, आर आर वाई वाई, आर आर, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, वाई वाई, यहाँ पे आर आर वाई वाई, यहाँ पे आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ये नहीं, हाँ हाँ, सही था, सही था। यहाँ पे आर आर वाई वाई, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया क्या, ये बन गया F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये F2 जनरेशन के सारे रिजल्ट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, मैंने आपके सामने ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है। अब इससे हम कुछ कंक्लूजन डिराइव करेंगे जो मेंडल ने डिराइव किया। तो देखो, ठीक है, तो 656 सीड्स टोटल उगाए गए मेंडल द्वारा, और यहाँ पे ये 9331, दिस इज फिनोटिपिक रेशियो, है ना। तो ये फिनोटिपिक रेशियो आ गया, हालांकि जीनोटिपिक ये जीनोटिपिक रेशियो आपको मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सो इससे कंक्लूजन क्या डिराइव हुआ, इससे कंक्लूजन ये डिराइव हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो कंक्लूजन था, यहाँ से जो लॉ आया, ये वाला आया। व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स, देखते हैं क्या है ये, कि व्हेन टू पेयर आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। कि जब दो पेयर ऑफ ट्रेड्स कंबाइन होते हैं, एक हाइब्रिड एक क्रॉस में, तो एक पेयर ट्रेड दूसरे से, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी ये जैसे ये जो जोड़े में है, तो ये एक दूसरे से अलग अलग है, ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक साथ ही जाएंगे या ये दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है, ये दोनों अलग अलग असॉर्ट कर सकते हैं, ये दोनों सेपरेटेड है। सो जो फर्स्ट लॉ था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लॉ ऑफ, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब मैं वापस से रिपीट करता हूँ मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, कि कोई एक ट्रेट एक कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा होगा। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, के ब्लेंडिंग नहीं होता, ठीक है, नो ब्लेंडिंग, है ना। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ये जो तीसरा लॉ है, ठीक है, इसमें कि मतलब अगर पेयर ऑफ ट्रेट है तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। देखते हैं हाउ डू दिस ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस्ड, है ना, ये ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ भी है, टीटी है, सपोज करो ये है टीटी, तो ये टॉल कैसे आया, ये हो कैसे रहा है, मतलब ये तो जीन है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, देखो मैं बताता हूँ कैसे ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में ही मैंने आपको सेल वाला बताया कि सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के ओपन फॉर्म को हम डीएनए कहते हैं, और डीएनए के एक पार्ट को जीन कहते हैं, ठीक है। तो सेलुलर डीएनए, सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, वो इंफॉर्मेशन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, तो पहले तो वो जीन उसके एक स्पेसिफिक पार्ट में, एक जीन के एक डीएनए के एक सेगमेंट में एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होगा, तो वो जीन जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को, ठीक है। वो सपोज एक एक वो छोटे वाले पार्ट ने, डीएनए के स्मॉल पार्ट ने, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, प्रोटीन उसने बनाया, ठीक है। और इस प्रोटीन ने जब एफिशिएंटली वर्क किया, जब इस प्रोटीन ने अपने आप को वर्क किया, तो हार्मोन बनाया, और वो हार्मोन की वजह से बॉडी में
जो भी चीज के लिए भी वो हार्मोन था, उस चीज के लिए वो अफेक्ट किया, जैसे ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था तो वो वाले प्रोटीन ने एक्ट किया। तो अगर यहाँ पे प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से जीन कंट्रोल्स कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि जीन ही सारे कैरेक्टर और ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ये इसको अब हम देख लेते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल और जेनेटिक। ठीक है, तो किसी में एनवायरमेंटल की वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है, किसी में जेनेटिक। ह्यूमन के अंदर जेनेटिकली सेक्स डिटरमाइन होता है। सेक्स डिटरमाइन बाय पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि ह्यूमन का सेक्स क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा। ओके, सो अगर वो एक्स वाई होगा तो मेल होगा, एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा। ठीक है, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में। अभी हम एनवायरमेंटल की बात कर ले, तो एनवायरमेंटल में कैसे होगा ना कि जेंडर डिसाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एक्ट कैप। ठीक है, तो रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है ना कि जिस टेम्परेचर पे उनके अंडों को रखा जाता है उससे डिसाइड होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, स्नेल की अगर मैं बात करूं तो स्नेल है ना, टेम्परेचर के साथ अपना सेक्स चेंज कर सकता है एज ही रिक्वायर्स, एज ही और शी रिक्वायर्स। ठीक है, उसको जैसी रिक्वायरमेंट हो वो वैसे टेम्परेचर के साथ अपना सेक्स चेंज कर सकता है। ओके, अब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग में अब हम समझते हैं, घुस रहे हैं अंदर। तो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी 23 पेयर्स में सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऐसे 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 पेयर्स में 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 22 पेयर को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो पेयर्स हैं ये होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस का मतलब ये दोनों के दोनों जो पैर हैं वो सेम दिखेंगे, यानी चप्पल की तरह, जो जैसे दोनों चप्पल सेम ही दिखते हैं ना, सेम ही होते हैं वैसे। बट जो एक है वो अलग होगा। ठीक है, वो भी अलग किस्म होगा, मेल में होगा, फीमेल में भी वो भी सेम है। ठीक है, जो 23rd भी क्रोमोसोम है ना वो भी फीमेल में भी सेम है, बट मेल में वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स कहा जाता है। ये वन पैर या द लास्ट पैर कहा जाता है इन्हें। ठीक है, अब देखो फादर या मदर की अब मैं बात करता हूँ, तो देखो अब पेरेंट सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि फादर या मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और मदर के पास एक्स एक्स। ठीक है, ये होमोलोगस दिख रहा है आपको, होमोलोगस। ठीक है, ये सेम है दोनों। और ये हेट्रोलोगस दिख रहा है आपको। ओके, जस्ट एक्स वाई हेट्रो, हेट्रोजाइगस, सॉरी, लोगस नहीं, हेट्रोजाइगस। ठीक है, ओके। सो अब मैं देखते हैं, एक्स है वाई है, दोनों को अलग कर दिए, ये एक्स है वाई है। अगर फादर से एक्स जाता है और मदर से भी एक्स आता है तो ये फीमेल बनेगा। फादर से एक्स जाता है, मदर से एक्स ही आएगा। मदर से तो सिर्फ एक्स ही आ सकता है। ठीक है, मदर से एक ही आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स ही आ सकता है। तो डिपेंड किस पे करता है, फादर पे, कि अगर फादर से वाई जाता है, जब भी फादर से वाई गया तब तक मेल चाइल्ड बनेगा, और जब भी फादर से एक्स जाता है तो वो फीमेल चाइल्ड बनेगी। दिस इज टोटली, ठीक है, अब फादर से मेल एक्स जाना या वाई जाना ये टोटली नेचर का कॉल है, नेचर का कॉल है। इसका इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं। नेचर इसको बैलेंस रखती है कि कब फीमेल करना है कब मेल करना है। ओके, ये इट इज आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। ओके, ये ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है। दिस इज टोटली नेचर्स कॉल कि उसको एक्स क्रोमोसोम को आगे भेजना है या वाई को भेजना है। ओके, so that's all about sex determination. This shows that half the children will be boys and half will be girls. ठीक है, इससे पता चलता है कि आधे बच्चे लड़के होंगे और आधी लड़कियां। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, आपको मम्मी से एक्स क्रोमोसोम ही मिला होगा, चाहे वो आप लड़के हो या लड़कियां हो। पर अगर हाँ, अगर आप लड़के हो तो आपको फादर से वाई क्रोमोसोम मिला है, और अगर आप लड़की हो तो आपको फादर से एक्स क्रोमोसोम मिला है। द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट देयर मदर। ठीक है, तो सेक्स ऑफ चिल्ड्रन कौन डिसाइड करता है, फादर डिसाइड करेगा, ना कि मदर। ओके, सो दैट्स ऑल, आई थिंक द चैप्टर इज कंप्लीटेड। ये वही चीज को यहाँ पे डायग्राम फॉर्म में आपकी बुक में समझाया हुआ है। सो द चैप्टर एंड्स ओवर हियर। इफ यू चैप्टर काफी कम टाइम में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लगभग आधे घंटे में कंप्लीट हो गया है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको समझ में आया हो चैप्टर तो कमेंट्स में बताओ, और अगर आपको नहीं भी समझ में आया तब भी कमेंट्स में बताओ। ठीक है, मोस्ट वेलकम। ठीक है, किसी को जो भी कमेंट करना हो। एंड कुछ मन की बात बोल दूं तो दिस वाज माय लास्ट वीडियो ऑन दिस चैनल और इन एनी चैनल। ठीक है, अब फ्यूचर में मुझे नहीं पता कि मैं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। बट थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि
माय नेम इज़ मयंक पटेल, है ना? और दिस वाज़ द जितनी भी वीडियो मैंने इस चैनल पे इस ड्यूरेशन में डाली, 2025 में डाली, ये सारे वीडियोज़ मैंने अपने नीट, मतलब एक नीट की एग्ज़ाम आती है, जिससे हमें एमबीबीएस मिलता है, ठीक है? मतलब जिससे हम मेडिकल फील्ड में एंटर कर सकते हैं। तो उस एग्ज़ाम को देने के बाद, जो एग्ज़ाम शायद 4th या 5th मई को थी मेरी, उसके बाद मैं फ्री बैठा था, तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर आपको मज़ा आया हो तो ठीक है, और नहीं आया हो तो भी ठीक है, ठीक है? तो दिस वाज़ द लास्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। इस चैनल पे तो श्योरली दिस इज़ माय लास्ट वीडियो। इसके बाद अब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है? टुडे इज़ 18th November व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, एंड माय क्लास इज़ गोना बी स्टार्टेड फ्रॉम 27th November or 28th November. So yeah, इफ यू हैव एंजॉयड विथ मी दिस जर्नी, ठीक है? मैंने आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाई, मैंने आपको लास्ट का जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है वो भी मैंने आपको पढ़ाया, और जो स्टार्टिंग में जो 2 केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे वो भी मैंने पढ़ाए। हालाँकि मैं टाइम होता तो मैं आपको और सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट करवा देता, बट आई थिंक इतने ही दिनों में मैंने आपको अच्छा खासा पका दिया होगा, ठीक है? So for the last time, this is Mayank Patel signing.